हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एज कमांड इन एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज में। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसे उस टाइम पे यूज करने वाले हैं जब हम डील करेंगे मल्टीपल टेबल्स के साथ। जैसे कि मैंने कहा, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है इस चीज में, जब हमने सीखा था फॉरेन की एग्जैक्टली कहाँ से ड्राइव होता है कॉन्सेप्ट, क्यों हमें फॉरेन की नीड पड़ी। क्योंकि हम क्या करते हैं, बड़ी टेबल्स होती थी तो उन्हें अलग अलग टेबल्स में डिवाइड करना और डेटा को स्टोर करने में हमें यूज पड़ती है फॉरेन की। लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है। अब जब हमें इतना पता लग गया कि हमारे डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स क्रिएट होने वाली हैं, अब हमें उन्हें ज्वाइन तो करना पड़ेगा। जब हम उन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमारी क्वेरीज कैसी बननी शुरू हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। जब हम एक क्वेरी के अंदर चार पांच या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है, जब हम टेबल्स को कंबाइन करना सीखेंगे तो वो क्वेरी बहुत बड़ी हो जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम एज का यूज करते हैं, एज कमांड का। लेकिन उससे पहले वो तो दूर की बात हो गई। तो अभी जो हमें सीखना है वो सीखना है कि हम एज को किस किस रेफरेंस में यूज कर सकते हैं टेबल में। अब सबसे पहले सीखना है कि एज कमांड एग्जैक्टली होती क्या है। एज का फुल फॉर्म अगर हम इसमें बात करें तो वो होता है एलाइज। इसमें क्या होता है कि अगर हमें किसी भी कॉलम को या किसी भी टेबल को रीनेम करना हो तो हम एज कमांड का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जब हम अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे ना, सिर्फ वो एलाइज तभी तक मेंटेन रहेगा। उसके अलावा जैसे ही क्वेरी एक बार खत्म हुई, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने माई वर्क बेंच पर। इसमें हमने अभी तक के अपनी पूरे प्लेलिस्ट में हम एक प्रैक्टिस डेटाबेस यूज कर रहे हैं। उसमें हमने एक टेबल क्रिएट, पहले हम इसमें यूज करते हैं प्रैक्टिस डेटाबेस। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको कमांड क्लियरली विजिबल होने शुरू हो जाए। और देखते हैं हमारी प्रैक्टिस टेबल डेटाबेस के अंदर कितनी नंबर ऑफ टेबल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है, कस्टमर है, स्टूडेंट एक्टिविटीज है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमें नीड पड़ेगी कस्टमर टेबल की। और अगर आपके पास ये टेबल नहीं है तो लेक्चर नंबर 6 में जाना, उसके डिस्क्रिप्शन में एक फाइल गिवन है जिसमें मैंने कस्टमर टेबल को क्रिएशन का और उसकी 100 क्वेरीज इंसर्ट की मेंशन की हुई है। तो आप उसे सिंपली कॉपी पेस्ट करना और यहाँ रन कर लेना। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यूज करने वाली हूँ अपनी यहाँ पे कस्टमर टेबल। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करके देख लेती हूँ कि क्या डेटा है मेरे पास उस टेबल में। तो सारी की सारी एंट्रीज फेच करने का क्या कमांड होती थी, सेलेक्ट करना है। स्टार का मतलब होता है ऑल। जितनी भी एंट्रीज उस टेबल के अंदर है सबकी सब फेच कर लो। तो सेलेक्ट करना है कि सारी की सारी एंट्रीज फ्रॉम किसमें से, कस्टमर टेबल में से। अगर आपने एसक्यूएल क्वेरीज को थोड़ा इंग्लिश के वे में, मतलब जिस तरीके से आप बोलते हो उसी वे में लिखना शुरू कर दिया ना, तो आप इजीली सब टाइप की क्वेरीज इसमें लिख सकते हो। क्योंकि ये क्वेरी तो बहुत छोटा सा पार्ट हो गया। जब हम एसक्यूएल क्वेरीज की बात करते हैं ना, तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है। अगर आपको छोटे छोटे पार्ट समझ में आ रहे हैं ना कि एग्जैक्टली वो बिहाइंड कैसे काम कर रहे हैं, तो आप बड़ी क्वेरीज बहुत इजीली समझ जाओगे। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे दो क्वेरीज को आपस में मर्ज करने की। तो लेक्चर को पूरा देखना, और अगर आपको कोई भी डाउट आता आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने सिलेक्ट करी सारी की सारी रोज कस्टमर टेबल में से। जब हमने सब कमांड, मतलब जितनी भी रोज थी जब फेच करी, हम इसे सिंपली करेंगे रन करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो 100 रोज रिटर्न। जितनी भी रोज थी सारी सारी रिटर्न हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें एज कमांड का यूज करना है। लेकिन उससे पहले, अगर मेरे पास कोई टेबल होती जिसमें है 15-16 कॉलम्स, लेकिन जो मुझे डेटा चाहिए वो चाहिए सिर्फ कस्टमर नेम का। मुझे इस टेबल से मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए कि इस टेबल में जितने भी कस्टमर्स के नेम है वो मुझे पता लग जाए बस। तो क्या मैं उसके लिए सारी टेबल्स फेच करने की नीड है? तो उसके लिए क्या करेंगे हम बोलेंगे कि सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें सारी रोज फेच करनी है। लेकिन किस कॉलम की हमें फेच करनी है, सिर्फ कस्टमर की नेम में। किसमें से, फ्रॉम कस्टमर टेबल। तो देखना, अब जो हमारे पास रो फेच, जो हमारे पास डेटा फेच होकर आ रहा है ना 100 एंट्रीज, वो सिर्फ किसकी आ रही है, कस्टमर नेम की। लेकिन मान लो अगर अब मुझे यहाँ पे कस्टमर की आईडी भी साथ में फेच करनी होती, तो सिंपल मैं क्या लिखती, यहाँ पे कस्टमर आईडी कोमा।
तो इतना लिखने से हमारे पास दोनों दोनों कॉलम आ गए। अगर मुझे फोन नंबर भी निकालना होता या फिर एड्रेस निकालना होता, तो एड्रेस के लिए क्या कर देती मैं, जो भी हमारा कॉलम का नाम होता है ना, बस हमें वो लिखना होता है सेलेक्ट करके कोमा कोमा लगाकर। अगर वो कॉलम एग्जिस्ट करता है टेबल में, तो वो हमारे पास एंट्री आ जाएगी। तो देखो अब हमारे पास आ गए एड्रेस। लेकिन अगर बाई चांस मैं कुछ ऐसी एंट्री कर दूं जो कि कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो देखो क्या होता है, ये क्या कर देगा, हमें एरर दे देगा कि ऐसा कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं क्या फेच करूं फिर। कम से कम क्वेरी तो सही लिखो ना। तो बस ये ध्यान रखना कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम का डेटा चाहिए, तो हमें उस कॉलम का सही नाम प्रोवाइड करना होगा सिलेक्ट के आगे। तो ये तो बात हो गई पूरी टेबल फेच करने की, कोई पर्टिकुलर कॉलम फेच करने की या फिर मल्टीपल कॉलम्स फेच करने की, लेकिन सारी टेबल फेच ना करके। अब जो हमें सीखना है वो सीखना है एलाइस मतलब एज हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं किसी भी कॉलम को रीनेम करने में। एज का यूज आता है रीनेम करने में, या तो किसी टेबल को या फिर किसी भी कॉलम को। अब बाय चांस मुझे बोला जाता है कि मुझे डेटा फेच करना है कस्टमर के नेम का, लेकिन जो आपने, मैं दोबारा लिख के दिखाती हूँ एक बार, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा इस पे। जब मैं इसे इस तरह से फेच कर रही थी ना कि सिलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम, तो जो भी कॉलम का नाम था ना वही ऊपर लिखा हुआ रहा था। लेकिन मुझे टास्क दिया गया है कि ऊपर कस्टमर नेम ना लिख के आके आना चाहिए फुल नेम। तो उस, अब मैं क्वेरी में तो मैं जाके चेंज नहीं कर सकती, जब टेबल क्रिएशन वाली आती है तो ऑल्टर कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अभी हमें टेबल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, सिर्फ जो हम फेच कर रहे हैं उसमें कॉलम का नाम चेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे एज सेलेक्ट कस्टमर नेम। एज किस तरह से उसे फेच करना है, वो करना है हमें फुल नेम से। तो अगर आप इस कमांड को रन करोगे ना, तो डेटा सेम आएगा, बस जो कस्टमर नेम कॉलम का नेम था ना वो चेंज हो जाएगा फुल नेम। और आप इसे कितनी भी बार लिख सकते हो, जैसे अगर मैं स्टार्टिंग में लिखती हूँ यहाँ पे कस्टमर आईडी, को कैसे लिखो तुम, सिर्फ आईडी, और कस्टमर नेम को लिखो तुम फुल नेम। तो ये हो गया आईडी और फुल नेम, ऐसे करके आप अपना एज यूज कर सकते हो कॉलम का नेम चेंज करने के लिए। अब बात आती है कि हमने ये सीख लिया कि एज को हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी कॉलम का नेम चेंज करने के लिए। इसके बाद अब हमें सीखना है कि हम एज को कैसे यूज करें अगर हमें टेबल के नेम को रीनेम करना है। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी कि जब मैं एज यूज कर रही हूँ, तो जब वो क्वेरी का डेटा फेच करके लेके आ रहा है ना, सिर्फ उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंज कर रहा है। अगर मैं दोबारा से सर्च करूँ ना, अगर मैं दोबारा से सर्च करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो मेरे कॉलम के नेम चेंज नहीं होंगे इन कमांड को रन करने से। देखो कस्ट आईडी की जगह कस्टमर आईडी ही है, और कस्टमर यहाँ पे जो हमने नेम चेंज किया था फुल नेम, वो फुल नेम ना होके जैसे पहले था कस्टमर नेम वैसा का वैसा ही है। तो इससे हमें दो तीन चीजें क्लियर होती हैं। सबसे पहली बात तो एस को हमें वहां यूज करना है जब डेटा फेच के टाइम पे हमें उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम चेंज करना हो। दूसरी चीज कि जो एस है वो सिर्फ उस टाइम तक मेंटेन रखता है उस कॉलम का जो भी हमने नाम गिवन मतलब लिखा था क्वेरी के टाइम पे, जब तक वो क्वेरी एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट दे रही है। वो परमानेंट चेंज नहीं करता, सिर्फ टेम्पररी चेंज करता है जिस टाइम हमने वो कमांड रन करी होगा। तो मैंने यहाँ पे पीपीटी में भी लिखा हुआ है कि एलाइज जो है वो ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ क्वेरी, कि जिस टाइम तक के लिए डेटा हमने फेच किया उस टाइम तक वो एग्जिस्ट करेगा, वरना वो बाद में नल हो जाएगा। अब मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको कॉलम को रीनेम करना हो तो आप सिंपल क्या करोगे, सेलेक्ट जो भी कॉलम का नाम था वो एज जो आप देना चाहते हो फेच के टाइम पे नेम, और किस टेबल से फेच करना चाह रहे हो फ्रॉम कस्टम। अब हम देखते हैं कि अगर हमें टेबल को रीनेम करना हो, तो मैं ये वाला सारा पार्ट हटा देती हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी वेयर कंडीशन में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाना, और जहाँ हमने वेयर कमांड पढ़ी थी ना वहां जाके चेक करना कि वेयर कमांड एग्जैक्टली काम कैसे करती है। उसी चीज को मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं मल्टीपल टेबल्स को तो ज्वाइन करके नहीं दिखा सकती टेबल का नाम चेंज करके, क्योंकि मैं समझा तो दूंगी लेकिन आप उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे वेयर कमांड के साथ जब हम टेबल का नाम रीनेम करते हैं, ठीक। तो हमने क्या सीखा था कि हम सेलेक्ट करेंगे वो सारी रोज, मतलब ये हमने कहा है कि अभी हम सिलेक्ट करने वाले हैं सारी रोज को, किस टेबल में से,
कस्टमर टेबल में से, लेकिन वही सारी रोज फेच करनी है तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं हम वेयर कंडीशन, जहां पर जो कस्टमर, जो हमने टेबल लिखी थी कस्टमर, उसकी आईडी जहां पे क्या हो सिर्फ टू, तो जो ये कस्टमर आईडी है तो हमें कस्टमर कस्टमर आईडी, जहां पे हमारी कस्टमर आईडी क्या हो ना, टू, तो देखो हमारे पास सिर्फ वही रो फेच होकर आ गई जिसमें कस्टमर की आईडी क्या है, यहाँ पे टू है। अब एक चीज सोचना, खुद थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, अगर हमारे पास मल्टीपल रोज होती, ठीक है, और मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास है कि यहाँ पे कस्टमर टेबल, और जब हम उसे क्रिएट कर रहे थे ना, तो कोई बहुत, मतलब जब कंपनी स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे कोई यूजर था, उससे जब ये टेबल क्रिएट करी उसने आईडी आईडी मतलब जो कस्टमर आईडी थी उसे आईडी के नाम से ही रखा, फिर नेम कर दिया और फिर एड्रेस, ऐसे कर दिया। तो मुझे ये तो पता लग रहा है कि जो ये आईडी है, नेम है और एड्रेस है, वो किससे रिलेट कर रहे हैं, कस्टमर से। वहीं दूसरा यूजर आया बाद में, उसे पता ही नहीं था कस्टमर टेबल, उसने एक स्टूडेंट टेबल बनानी थी। जब उसने स्टूडेंट टेबल बनाई तो उसने दिया करा, इस स्टूडेंट की कॉलम का नाम आईडी दिया, नेम दिया, एड्रेस दिया और जो भी है अलग कर दिया, ठीक है, जो भी आगे कॉलम से, ठीक। अब जब मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रही हूँ, कस्टमर टेबल को और स्टूडेंट टेबल को जब मैं ज्वाइन कर रही होंगी, किसके रेफरेंस पे, आईडी के रेफरेंस पे, कि जहां, अब मतलब मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ, मेरा एग्जांपल दे रही हूँ, तो बस इमेजिन कर लेना कि हाँ ऐसा सिचुएशन हो रही है। तो जब मैं इन्हें ज्वाइन कर रही होंगी, और अभी हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, जहां पर वेयर आईडी इज इक्वल्स टू टू, और अगर मैं यहाँ पे लिखती सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 4, तो मुझे, अगर मैं इस पर्टिकुलर कमांड को देख रही हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब मैं इस रिलेट कर रही है कस्टमर टेबल से, वहीं इस कमांड में ये आईडी रिलेट कर रही है स्टूडेंट टेबल से, तो ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट टेबल से डील करने वाली है और ये कस्टमर टेबल से। लेकिन जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, तो क्या एसक्यूएल क्वेरी कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि ये वाली आईडी एग्जैक्टली कस्टमर से डील कर रही है या फिर स्टूडेंट से डील कर रही है? तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक काम कर सकते हैं सबसे पहले, कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, हमें सारी रोज फेच करनी है कस्टमर टेबल पे से, जहां पर कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी टू है। तो अगर आप ये कमांड लिख रहे हो या फिर ये कमांड लिख रहे हो, ये इक्वल ही है। तो सिर्फ आपको समझाना था कि आप इस तरीके से भी किसी टेबल में से किसी भी कॉलम को मैच कर सकते हो, देखो रिजल्ट सेम आता है, ठीक। अब ये कस्टमर टेबल अगर मुझे फिर आगे लिखना पड़ता कि साथ में मुझे ये भी मैच, एंड भी हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन देने के लिए, वैसे हम इसे आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक हिंट देने के लिए कि कस्टमर का जो कस्टमर नेम कॉलम है, उसमें नेम क्या होना चाहिए यहाँ पे, जेन स्मिथ। तो जब ये दोनों कंडीशन मैच करेंगे तभी ये रो रिटर्न होगी। तो अभी हमारी दोनों कंडीशन मैच कर रही हैं तो हमारा ये हो गई, एक रो हमारे पास फेच होकर आ गई। लेकिन अगर आपको ये नहीं लग रहा कि जब मैं अगर मुझे 4 या 5 कंडीशन लगानी पड़ती, तो हर बार मुझे कस्टमर डॉट लिखना पड़ रहा है, तो मैं क्या इस चीज से बच नहीं सकती? तो मैं जो उस इतना लंबा वर्ड लिखने के बजाय मैं ये कर सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि मुझे मेरी टेबल को रीनेम करना है सिर्फ सी के साथ, तो एज सी। तो इससे क्या हुआ कि जहां जहां मैं कस्टमर लिख रही थी ना, वहां अगर बस मैं सी सी लिखूं तो उससे भी वही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि इस केस में जो भी हमारे पास यहाँ पे कस्टमर की टेबल थी ना, अब वो रेफरेंस करने लगा है कोई सी वेरिएबल, मतलब सी पॉइंटर है, वो पॉइंट करने लगा है इसको, जहां मैं कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी लिख रही थी ना, वहां सिंपल मेरा ये लिखने से काम चल जाएगा।
तो ये होता है यूज एस कमांड का। जब आपको अपना टाइप कम करना पड़े ना, उसके लिए आप एस को यूज कर सकते हो टेबल या फिर किसी भी कॉलम को रीनेम करने के लिए। तो मैं करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने टेबल को नाम दिया सी, और जहां जहां मैंने यहाँ कस्टमर लिखा था वहां सिर्फ मैं लिखती हूँ यहाँ पे सी। तो अब देखना अभी भी ये सेम रिजल्ट रिटर्न कर रही है। तो ये हमें रिटर्न कर रहा है सेम रिजल्ट। अब हमने दोनों चीजें सीख ली, कॉलम को और टेबल को रिनेम कैसे करना है। ये हो गया एज का एक फंक्शन जहां पे आप रिनेम करते हो। दूसरा जो काम सीखना है वो हमें सीखना है बैकअप करना। अब उसके लिए सबसे पहले हम एक बार जो हमने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेते हैं कि एज कमांड होती है जिस टाइम तक क्वेरी चलती है उस टाइम तक सिर्फ एग्जिस्ट करती है। हम इसे यूज कर सकते हैं कॉलम को रीनेम करने के लिए और टेबल को रीनेम करने के लिए। दोनों के एग्जाम्पल मेंशन है, आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। टेबल का डेटा भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है कि बाई चांस आप जो आपकी कंपनी है उसमें बहुत सारी टेबल्स हैं, मतलब होंगी 100 200 टेबल्स होंगी। और कोई एक टेबल ऐसी इंपॉर्टेंट है जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं कि किस यूजर ने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन आपके डेवलपर्स ने कुछ चेंजेस करे हैं उस टेबल के अंदर। अब आपको क्या है, कंफ्यूजन है कि जो चेंजेस हुए हैं वो सही से एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे। तो जब वो कंफ्यूजन रहता है ना, तो आप क्या करते हो, जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है उसका बैकअप ले लेते हो कि बाई चांस अगर जो डेवलपर ने चेंजेस दिए हैं और आप उसे प्रोडक्शन पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो और गलती से जो एंट्रीज आ रही हैं वो सही से उसमें टेबल में एंटर नहीं हो पा रही, तो आप अपने काम को तो नहीं रोकोगे ना कि डेवलपर को दोबारा से आप इसको काम करने लिए दोगे। टेबल जैसी पहले थी वैसे चेंज करो, या फिर जो बग आ रहा है अब उसे फिक्स करो, तो उसमें लग जाएगा बहुत टाइम। इतने में आपका कितना लॉस हो सकता है। तो उस लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन पे हम पहले बैकअप ले लेते हैं जो हमारा डेटा पहले था। जैसे कि मान लो आपके पास टेबल थी, पहले पहले कस्टमर टेबल थी कि जो भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते थे ना, वो सब एंट्रीज इसके अंदर आनी शुरू हो जाती थी। आपने एक डेवलपर किया हायर फ्रेशर, उस डेवलपर ने क्या किया, इस कस्टमर टेबल में ना चेंजेस कर दिए। अब आप श्योर नहीं है इसमें, मतलब 100% श्योर नहीं है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है 100% श्योर होने के बाद भी हमारा जो हमने कोड किया हुआ होता है वो सही से मतलब वर्क नहीं कर पाता। तो उस टाइम पे इस सिचुएशन से बचने के लिए कि आपने वो कोड प्रोडक्शन पे पुश कर दिया, अब वो चला गया एंड यूजर के हाथ में, और वहां से क्या होने की, वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं लेकिन उनकी एंट्री यहाँ क्रिएट ही नहीं हो पा रही। तो अब आपने दिया वो डेवलपर को कि यार ये बग आया है इसे फिक्स करो, और तब हम इसे क्या करेंगे, दोबारा इसे प्रोडक्शन पे करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। तो इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला। तो ये प्रोसेस नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि हम इसका एक बैकअप ले लेते हैं। बैकअप लेना, जितना डेटा इसमें अभी तक है वो सारा का सारा एक रैंडम टेबल में हम पुश कर लेते हैं। फिर हम इस डेवलपर के कोड को पुश कर देंगे और फिर कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व करेंगे क्या जो कस्टमर यहाँ पे डेटा ऑर्डर कर रहे हैं, क्या उसकी एंट्री एग्जिस्टिंग कोड इस वाले टेबल में जा रही है या नहीं जा रही। अगर वो नहीं जाती तो हम क्या करते हैं, जो हमने बैकअप लिया था उसकी एंट्रीज को दोबारा इसमें कर देते हैं और इस कोड को यहाँ से हटा देते हैं प्रोडक्शन से। तो हमें यही काम सीखना है कि हम किसी भी टेबल का बैकअप कैसे ले सकते हैं। और काफी बार आपसे ये वाला क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना चाहिए। उसका सिंपल आंसर होगा आपको बैकअप लेना चाहिए। फिर इंटरव्यू पूछेगा आपसे कि बैकअप कैसे लोगे तुम, तो उसके लिए सबसे अच्छी कमांड होती है। सबसे पहले हमें सीखना है कि बैकअप एग्जैक्टली काम कैसे करता। मतलब मैं इसे यहाँ खत्म कर सकती थी कि आपको सिर्फ कमांड आती रन करती, वो हो जाती वीडियो खत्म। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझ में आए कि क्या चीज हो सकती थी और जो मैं क्वेरी बताने वाली हूँ उससे वो कितने हद तक ऑप्टिमाइज्ड हो सकती है। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो मान लो हमारे पास थी कस्टमर टेबल अभी, जिसमें हमारे पास है 1 to 1000 रोज है। ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसका बैकअप लेना। तो बैकअप का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा इसके अंदर है वही डेटा इसके अंदर आना चाहिए। तो बैकअप लेते वक्त मैंने क्या किया, मैंने अपनी टेबल का नाम रख दिया कि इसका नाम होगा मेरे पास कस्टमर बैकअप, क्योंकि टेबल का नाम भी है मैं ऐसे रखना जिससे हमें समझ में आ सके। तो टेबल का नाम रखा मैंने कस्टमर बैकअप। फिर मैंने सेलेक्ट करी इसकी सारी की पहली रो जिसकी आईडी 1 थी, मैंने उसका डेटा निकाला। फिर मैंने इंसर्ट कमांड चलाई, और इंसर्ट कमांड करके जैसे ही
सबसे पहले इंसर्ट से पहले भी मैं करूंगी इस टेबल को क्रिएट करूंगी कस्टमर बैकअप की। और वो क्रिएट भी कैसे होगी, जितने कॉलम इसके अंदर थे सारे के सारे कॉलम लिखे जाएंगे, उनका डेटा टाइप कैसा था वो लिखा जाएगा, साथ में हम उसमें मेंशन करेंगे क्या उस पर कोई कॉन्स्टेंट्स थे या नहीं थे वो मेंशन करेंगे, और एग्जैक्टली लेंथ वेंथ सब कुछ मैच करेंगे, क्योंकि जब टेबल सेम होगी तभी तो बैकअप हमारा सेम आएगा ना। क्रिएट के बाद हम हर एक रो में से डेटा निकालेंगे, और हर एक रो के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड रन करेंगे इस टेबल में। क्या यहाँ तो सिर्फ मैं 1000 डेटा की बात कर रही हूँ, एक कंपनी में कुछ मिनट्स के अंदर ही 1000 एंट्रीज आ जाती हैं। तो क्या ये हमारा पैटर्न सही रहता? तो ये पैटर्न हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता और एफर्ट्स होता और एरर के चांसेस बहुत हाई होते। तो सिर्फ इससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने यूज किया एज कमांड को। एज कमांड क्या करती है, हम इसमें हम क्रिएट करेंगे, जो एक कमांड है पहले मैं उसे लिख के दिखा रही हूँ, फिर इसका इंटरनल फंक्शनिंग बताऊंगी। हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं टेबल, और यहाँ पे हम दो कमांड को मर्ज करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। क्रिएट करने वाले हैं टेबल कस्टमर बैकअप, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली एज लिखेंगे, किसकी तरह क्रिएट करने वाले हैं। और क्रिएट हम किसकी तरह करने वाले हैं, हम सेलेक्ट कर लेंगे स्टार सारी की सारी रोज फ्रॉम कस्टम। ठीक, तो ये होगी हमारी कस्टमर बैकअप की टेबल को क्रिएट करने का कमांड, जिसमें जो डेटा जाएगा वो जाएगा इस टेबल से सारी की सारी रोज फेच होने के बाद। अब हमने सीखी थी दो कमांड सीखी हमने। एक कंफ्यूजन आपको जो मुझे भी हुआ था एक टाइम पे और आपको भी हो रहा होगा, कि जब हम इसे इस तरह से लिख रहे हैं, क्रिएट सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर एज सी, वेयर सी की जो आईडी दिया, जो भी कस्टमर आईडी आप लिखोगे वो वन। एक कमांड हमने ये सीखी, और दूसरी कमांड हमने सीखी ऊपर वाले। तो ये बैकग्राउंड में किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है, जब एसक्यूएल इंजन ने ये वाली कमांड ली होगी ना, सबसे पहले उसने क्या देखा होगा कि यहाँ पे मेरे पास एक कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, दूसरी है मेरे पास एज सी, और वेयर सी की आईडी है। तो उसे ये समझ में आ जाता है इस कमांड को पढ़ने के बाद, कि यहाँ पे है ना हमारे पास एलाइस वाला कॉन्सेप्ट है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे सी को रेफरेंस कर देता है, रेफरेंस लगा देता है कस्टमर पे, तब हमारी यूजर की क्वेरी एग्जीक्यूट करती है। लेकिन ऊपर वाली कमांड में क्या होता है, कि उसे सबसे पहले क्या मिलता है, उसे मिलती है ये वाली कमांड, ये और ये कमांड। तो इन दोनों कमांड से ये समझ जाता है कि इसे एक कस्टमर बैकअप टेबल क्रिएट करनी थी, और ये सेलेक्ट करनी है सारी की सारी कस्टमर रोज। जब उसने क्रिएट कर ली टेबल, क्रिएट करने वाला है मतलब टेबल, वह सारी रोज फेच कर ली, तब वो जाके देखा कि यहाँ तो एज है बीच में लिखा हुआ। तो इससे उसे कि बैकएंड में इस तरीके से कोडिंग की गई है एसक्यूएल इंजन की, कि वो दोनों रेफरेंस में यहाँ पे एज सी को वो एक तरीके से एलाइस की तरह ले रहा है। यहाँ पे उसे ये समझ में आ गया कि इसके बाद भी एग्जीक्यूटिंग क्वेरी है, और इससे पहले भी, तो यहाँ पे उसे क्या करना है, इसका डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना। तो ये दो तरीके हैं एस को यूज करने के। अब मैं आपको सब कोड लिख के दिखा देती हूँ, कि अभी देख लो आपके जो मेरे पास शो टेबल्स हैं, अगर मैं अभी शो करूँ टेबल्स की एग्जिस्टिंग मेरे पास टेबल्स कौन सी हैं, तो वो है सिर्फ एक्टिविटी कस्टमर स्टूडेंट और स्टूडेंट एक्टिविटी। और जब मैं कस्टमर को फैच कर रही हूँ मेरे पास है 100 रोज। अब अगर मुझे इसका बैकअप लेना है तो मुझे सिंपल क्या करना होगा, मैं सॉरी हटा देती हूँ इसे। मुझे करना पड़ेगा, क्रिएट करनी पड़ेगी टेबल कस्टमर बैकअप, लेकिन वो किसकी तरह क्रिएट होनी चाहिए, एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो ये हो जाएगा हमारा कस्टमर बैकअप टेबल क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या शो हुआ, कि 100 रोज अफेक्टेड। अब अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ, पहले मैं शो करती हूँ टेबल्स। अब देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, कस्टमर बैकअप टेबल आ गई। अब अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर बैकअप,
तो हमारी कस्टमर बैकअप में भी हमारे पास क्या डेटा आ गया है, ये सारा का सारा डेटा आ गया 100 रोज का। तो ये कस्टमर, जब आपकी प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आए तो दोबारा से इसका बैकअप डाल देना आप कस्टमर टेबल के अंदर। तो आपका जो प्रॉब्लम आ सकती थी प्रोडक्शन पे डेटा मिसमैच की, वो खत्म हो जाएगी। तो ये था ओवरऑल एज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको नोट्स रेफर करने हो तो आप इस वीडियो से कर लेना, या फिर अपनी ईमेल डाल देना कमेंट सेक्शन में, आपको ये पीपीटी सेंड कर दूंगी। अगर अभी तक आपको कोई डाउट आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये पूरी पूरी वीडियो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।